हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट या फिर सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम बात करेंगे आज से यूनिट नंबर 3 के बारे में। और यूनिट नंबर 3 है क्या, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं इस लेसन को। और ये हमारा इस लेसन के ऊपर पहला वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शनल वीडियो होने वाला है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास है क्या कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। पहले समझते हैं सरप्लस का मतलब क्या होता है। दो वर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट, एक सरप्लस एक डेफिसिट। सरप्लस का मतलब कहते हो फायदा और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, नुकसान। अब इकोनॉमिक्स में अगर हम दो टाइप के सरप्लस को डिस्कस करें तो एक होता है प्रोड्यूसर सरप्लस और एक होता है कंज्यूमर सरप्लस। पहले दोनों चीजों को समझते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस का सिंपल सा मतलब वो होता है कि प्रोड्यूसर अपने गुड्स को कितने में बेचना चाहता है और वो कितने ज्यादा में बेच पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते हैं। यानी कि प्रोड्यूसर सरप्लस उस अमाउंट का डिफरेंस है कि एक अमाउंट जो प्रोड्यूसर को चाहिए कीमत, मतलब उससे नीचे अगर कोई कंज्यूमर मांगेगा उस प्रोडक्ट को तो वो प्रोड्यूसर नहीं बेचेगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर उस अमाउंट से ऊपर उस गुड को बेच पा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर सरप्लस में है। सपोज करो आप मान लो 1 किलो सेब लेने मार्केट में गए और मार्केट में वो सेब जो है वो आपको कितने रुपए का मिल रहा है, वो प्रोड्यूसर जो है 100 रुपए का बेच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपने उसे 120 रुपए पे किए, ठीक है, तो वो किस में होगा, सरप्लस में होगा। यानी कि प्रोड्यूसर को अपनी चाहत से ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब इसी के अगेंस्ट एक और पॉइंट समझते हैं, कंज्यूमर सरप्लस को। अगर मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूं तो कंज्यूमर सरप्लस कब होगा, जब कंज्यूमर जितने प्राइस में गुड को खरीदना चाहता है या फिर सर्विस को बाय करना चाहता है उससे कम प्राइस में बाय करके आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोल के चलते हैं। मतलब वही सेब आप गए मार्केट में खरीदने, ठीक है, आपको कितने में खरीदा था, वो 100 रुपए किलो, कि भाई मम्मी ने बोला था 100 रुपए तक में सेब मिल जाए तो आप ले लेना, ठीक है। आप गए मार्केट में, आपके पास है एक यूनिक बार्गेनिंग पावर, आपने बोला जी अंकल जी 80 में देना तो दो, ठीक है, वरना हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो भाई उसने बोला चलो ठीक है भाई आप 80 दे दो उस चीज की, तो आपने 80 में लिए। तो अब ये जो 20 रुपए आपने एक्स्ट्रा बचाए वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि कंज्यूमर जितना पैसा स्पेंड करना चाहता है किसी पर्टिकुलर गुड्स पे या किसी पर्टिकुलर सर्विस पे और उससे कम में उस गुड्स को खरीद के ले आता है, फिर उससे सर्विस को खरीद के ले आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर सरप्लस में है तो प्रोड्यूसर लॉस में होगा और अगर प्रोड्यूसर सरप्लस में है तो कंज्यूमर लॉस में होगा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो अब हमारे पास क्या आता है इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कौन कौन सी चीजें हमें इस चैप्टर में क्या करनी है, रीड आउट करनी है, पढ़नी है। तो एक करके समझते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, गेट एन इंसाइट इनटू द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। हमें कंज्यूमर सरप्लस समझना होगा जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस फॉर अ डिस्क्रीट एंड नॉन डिस्क्रीट गुड। तो हमें समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से काम करता है दो अलग अलग तरह के गुड्स के केस में, तो डिस्क्रीट गुड, दूसरा नॉन डिस्क्रीट गुड्स इस केस में, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, तीसरा पॉइंट, एस्टिमेट चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस। हमें समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर के सरप्लस में चेंज किस प्रकार से आता है, रिजल्टिंग फ्रॉम प्राइस चेंजेस इन केस ऑफ ऑब्जर्वेबल डिमांड कर्व्स। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस में चेंज होगा तो कंज्यूमर का सरप्लस किस तरीके से चेंज होगा वो भी हमें देखना है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि प्रोड्यूसर किसी गुड पे 100 रुपए स्पेंड करना चाहता है, लेकिन अगर मान लो उसे जो है वो गुड मिल गया कितने में, 70 रुपए में, तो क्या कंज्यूमर यहाँ पे सरप्लस में है या नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि कंज्यूमर के पास उस पर्टिकुलर गुड को या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस को खरीदने के लिए 100 रुपए थे, लेकिन उसके मात्र खर्च हुए 70 रुपए, तो अभी भी कंज्यूमर किस में सरप्लस में है, क्योंकि 30 रुपए उसको एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अगर यही गुड से 80 मिलेंगे तब भी वो सरप्लस में है, लेकिन अब ये कम सरप्लस में है, क्योंकि जहां पे उसके पहले 30 रुपए बच रहे थे अब वहां पे उसके सिर्फ कितने बचेंगे, 20 रुपए बचेंगे। अगर सपोज करो वही गुड
80 की बजाय 90 मिल रहे हैं। इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस में तो अभी भी है, लेकिन अब उसका सरप्लस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अब उसके सिर्फ 10 रुपये बच रहे हैं। और अगर कंज्यूमर 100 रुपये खर्च करना चाहता है और उस गुड्स जो है वो उसे मिल भी 100 रुपये में रहे हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? 0। कंज्यूमर किसी भी सरप्लस में नहीं है। और गलती से अगर वो 100 रुपये खर्च करना चाहता है और उसे 110 रुपये खर्च करने पड़े, तो अब यहाँ पे कंज्यूमर डेफिसिट में है, यानी कि उसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है जितनी उसकी चाहत है उससे। ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने नहीं समझा कि प्राइस कैसे कैसे कंज्यूमर सरप्लस को अफेक्ट करता है या फिर चेंज करता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ। गेट एन इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। तो हमें क्वासी लीनियर यूटिलिटी समझना पड़ेगा, जिसको हम पिछले कुछ टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे मैं यूटिलिटी फंक्शन आप लोगों को समझा रहा था। एंड एनालाइज इट एज द मेजर ऑफ चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे हम इससे कंज्यूमर के सरप्लस का चेंज निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आया। फिफ्थ क्या है? डिस्कस द 3 मेजर्स ऑफ चेंज इन यूटिलिटी, कि हम 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स को या फिर मेजर को डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हम यूटिलिटी में चेंज यानी कि कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन में चेंज को निकाल सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक जो चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस एक तरीका हो गया, इक्विवेलेंट वेरिएशन एंड कंपनसेटिंग वेरिएशन। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक है जिसके जरिए हम जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर की यूटिलिटी में जो कितना चेंज आ रहा है उसको मेजर कर पाएंगे। और 6th और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ चेंज इन यूटिलिटी। हमें जो ये तीनों मेजर्स पढ़ने हैं उसके बीच में रिलेशनशिप को भी समझना पड़ेगा। तो ये हमारे 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर कंज्यूमर सरप्लस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे समझते हैं। और हाँ भाई बता देता हूँ, जो ये वीडियो कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है इग्नू अड्डा का भी, प्लीज़ जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वहाँ के भी जो सब्सक्राइबर हों क्या हो जाए, थोड़े बहुत ग्रो हो जाए। ठीक है, मतलब उस चैनल भी देख लेना, क्योंकि इन फ्यूचर भी मेरे जो सारी वीडियोज़ हैं इग्नू को, उसको सिर्फ इग्नू अड्डा पे रहने दूंगा, कॉलेज अड्डा से इन सारी वीडियोज़ को हटा दिया जाएगा। क्योंकि पहले ही कॉलेज अड्डा पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो DU से रिलेटेड है या फिर सोल से रिलेटेड है, लेकिन इस पे इग्नू की वीडियोस नहीं रहेंगी फ्यूचर में। इग्नू की वीडियोस में सिर्फ फिलहाल के लिए अपलोड कर रहा हूँ, फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ इग्नू अड्डा पे रहेंगी। तो जो भी बच्चे इग्नू के हैं आप उनमें शेयर भी कर देना, ठीक है, और उस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? इंट्रोडक्शन का, कि भाई चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है, अब वो समझते हैं। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट। हम सब जानते हैं कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब मार्केट में मेन सबसे 2 पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं? सबसे 2 जो मेन इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है वो है बायर और दूसरा कौन है? सेलर। ये 2 सबसे क्या होते हैं? मेन इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होते हैं, एज दे आर प्रेजेंट इन द मार्केट फॉर यूटिलिटी गेन्स। क्योंकि इन दोनों का ही क्या होता है? फायदा होता है मार्केट के अंदर। अब जैसे बायर कोई भी गुड खरीदता है किस चीज़ के लिए? ताकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सके, या फिर मैं कह सकता हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन जब प्रोड्यूसर किसी भी गुड को सेल करता है तो किसके लिए सेल करता है? अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से। तो ये दोनों के क्या होते हैं? अलग अलग पर्पज होते हैं। एनी चेंज इन मार्केट कंडीशंस, और अगर मार्केट कंडीशन में किसी भी तरह का चेंज आता है, फॉर इंस्टेंस चेंज इन प्राइस, कि मान लो प्राइस में चेंज आया, मैंने भी समझाया था कि जब प्राइस में चेंज आता है तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भी अफेक्ट होता है और कंज्यूमर भी अफेक्ट होता है। ऑफ द कमोडिटीज अवेलेबल फॉर सेल और परचेज, और चेंज इन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसमें कोई चेंज आया विद द पार्टिसिपेंट, मतलब अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्स क्या होते हैं जिनके जरिए वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है? जैसे कुछ रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ मशीनरीज हो सकती हैं, कुछ प्लांट्स, कुछ इक्विपमेंट्स। अगर उस रिसोर्स में किसी प्रकार का चेंज आया है तो प्रोड्यूसर की इनकम भी अफेक्ट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंज्यूमर के रिसोर्सेज की, तो कंज्यूमर का सबसे मेन रिसोर्स क्या होता है? उसकी इनकम, मनी इनकम जो हम बोलते हैं, जिसके बेस पे कंज्यूमर अलग अलग गुड्स, अलग अलग सर्विस की डिमांड कर रहा होता है। ठीक है, तो वो जो है ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके हिसाब से पार्टिसिपेंट जो है ना वो अपनी परचेजिंग पावर, उसकी परचेजिंग पावर भी होती है अफेक्ट होती है, यानी कि वो अपने कंजप्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं किसी कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ और किसी कंज्यूमर एक्स की जो इनकम वो बढ़ गई, तो क्या
वो कंजप्शन बढ़ाएगा ही नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा। और अगर उसी कंज्यूमर एक्स की इनकम कम कर दिया आपने, तो क्या वो कंजप्शन कम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसकी इनकम कम हो गई, रिसोर्स कम हो गए हैं, तो अब वो कम गुड्स और कम सर्विसेज को कंज्यूम कर पाएगा, है ना। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की रिसोर्सेज की, अगर प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में कर पाएगा, ज़्यादा गुड्स ज़्यादा सर्विस प्रोड्यूस कर पाएगा ताकि ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। और अगर प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्स चेंज हुआ लेकिन कम हो गई रिसोर्सेज, सपोज करो कोई मशीनरी हार्म हो गई, कोई प्लांट बंद हो गया, या फिर रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए, तो ये सब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के लिए नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके बाद आगे पॉइंट क्या आता है? हैज़ एन इफेक्ट ऑन पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर एंड यूटिलिटी। तो इससे जो पार्टिसिपेंट है उनका बिहेवियर भी चेंज होता है और उनकी यूटिलिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो बी इट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ऑफ इट। अब आगे देखते हैं। अ कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब जो कंज्यूमर है वो मार्केट में पार्टिसिपेट क्यों करता है? ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर पाए। तो बिल्कुल ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक कंज्यूमर का, और जिस कंज्यूमर का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है वो एक बेवकूफ कंज्यूमर है। From spending his income on various goods and services, the satisfaction he attains results not only from consumption। तो जो satisfaction जो वो गेन कर रहा है वो सिर्फ consumption से नहीं आ रहा of the goods or services, but also gains that arise when he ends up paying less than amount। इसका मतलब ये भी है कि एक कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को गेन कर पा रहा है कुछ अमाउंट को कम पे करके। इस चीज को समझाता हूँ आप लोगों को, मैंने यहाँ पे समझाया भी था। अगर मान लो एक कंज्यूमर 100 रुपए खर्च कर रहा है किसी पर्टिकुलर गुड को, किसी पर्टिकुलर सर्विस को बाय करने के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊं कि अगर उसी कंज्यूमर को 100 रुपए की बजाय कुछ कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है, सपोज करो 70 रुपए पे करना पड़ रहा है, 80 रुपए पे करना पड़ रहा है, 90 रुपए पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर इसमें क्या रहेगा? खुश रहेगा, यानी कि उसे थोड़ा सा ना मजा आएगा कि मैंने गुड्स भी कम कंज्यूम कर लिए और मुझे खर्चा भी कम करना पड़ा। आपने जनरली देखा होगा हम सब कंज्यूमर जो हैं वो जनरली गुड्स और सर्विस बाय करते हैं जब हमें वो गुड्स और सर्विस या तो बेटर डिस्काउंट पे अवेलेबल हो, या कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑफर है जो हमारे पास क्या है? अवेलेबल है, जो कहीं ना कहीं कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें वो सेम गुड्स और सेम सर्विसेज एंजॉय करने के लिए कम पैसा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस चीज को। बट ऑल्सो गेन्स दैट अराइज व्हेन ही एंड्स अप पेइंग लेस देन द अमाउंट ही वाज विलिंग टू पे फॉर कंजप्शन ऑफ गुड और सर्विस, यानी कि अब उसे सेम गुड और सेम सर्विस कंज्यूम करने के लिए कम पैसा पे करना पड़ रहा है। इन सिंपल टर्म्स दिस इज व्हाट इज रेफर टू कंज्यूमर सरप्लस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कम खर्चा करना पड़ रहा है और उसके पैसे बच रहे हैं, और वो जो पैसे बचाएगा उसको फिर वो दूसरे गुड्स और दूसरे सर्विसेज को बाय करने में यूज कर सकता है, और इसी तरीके से कंज्यूमर सरप्लस में रहता है। ठीक है, और कंज्यूमर सरप्लस में कब नहीं रहेगा? जब उसे अपनी उम्मीद से ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है किसी भी पर्टिकुलर गुड्स के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। जैसे सपोज करो उसके पास वो 100 रुपए स्पेंड करना चाह रहा है, लेकिन अगर उसके 110 रुपए खर्च हो रहे हैं या 120 रुपए खर्च हो रहे हैं, 150 रुपए खर्च हो रहे हैं, इन सब केसेस में कंज्यूमर डेफिसिट के अंदर है, यानी कि वो उतना पैसा खर्च करना चाहता नहीं है उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, बट उसे खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर डेफिसिट में है और वो कहीं ना कहीं अपने कंजप्शन को एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उसको उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो उसे यहाँ पे मिलता जब उसे कम पैसा पे करना पड़ रहा था। अब आगे समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। तो कंज्यूमर्स और बायर्स सरप्लस डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे। देखो मैंने यहाँ पे एक भी दिया है कि कंज्यूमर और बायर का जो, और ध्यान रखना कंज्यूमर के सरप्लस को हम बायर का सरप्लस ही बोल के चलते हैं, डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन। ये तो ये डिफरेंस होता है किस चीज का? व्हाट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे, कि कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है किसी पर्टिकुलर गुड के एक यूनिट को बाय करने के लिए ऑफ द कमोडिटी, एंड द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर एक्चुअली पे, और जो अमाउंट कंज्यूमर एक्चुअली पे करता है।
अगर सपोज करो कंज्यूमर की चाहत है किसी गुड्स के लिए कुछ अमाउंट पे करने के, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, अब माने तो वो दूसरा गुड है, उसके लिए कंज्यूमर 500 रुपये पे करना चाहता है, ठीक है, मतलब वो 500 रुपये में 500 रुपये खर्च कर सकता है उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए या उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, लेकिन उसे खर्च करने पड़ रहे हैं सपोज करो 400 रुपये, एक्चुअल में कितने दिए, 400 रुपये दिए, तो क्या कंज्यूमर सरप्लस में है? नहीं यहाँ पे, बिल्कुल है। कंज्यूमर क्या सोच गया था कि भाई मैं तो 500 रुपये तक के गुड्स जो है वो खरीद के आऊंगा, लेकिन उसे वही गुड्स वही बंडल 400 रुपये में मिल गए, उसके 100 रुपये बचे या नहीं बचे, तो एक एडिशनल खुशी होगी उसे कि मुझे सामान भी मिल गया और मुझे पैसा भी कम पे करना पड़ा, ठीक है। लेकिन सपोज करो इसकी उल्टी कंडीशन, यही कंज्यूमर 500 रुपये उस गुड्स पे खर्च करना चाहता है, लेकिन वो गुड्स जो है उसको कितने के मिले, 600 के मिले, तो कंज्यूमर किस में है, डेफिसिट में, क्योंकि कंज्यूमर को उम्मीद से ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो कंज्यूमर डेफिसिट के अंदर आ जाएगा, यानी कंज्यूमर खुश नहीं हुआ, उसे वो गुड्स मिल तो गए, होस्टा सर्टिफिकेट एंजॉय भी करने पर एक दुख भी रहेगा दिमाग में कि यार अरे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा मुझे, इतना पैसा तो मैं पे करना चाहता ही नहीं था इस गुड्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज आती है यहाँ पे। willingness to pay can be read as an individual or a market demand curve for a product। willingness to pay can be read, तो willingness को हम कैसे समझते हैं, often as an individual or a market demand curve, market demand curve से किसी भी प्रोडक्ट के कि कंज्यूमर अलग अलग प्राइस लेवल पे कितनी कितनी क्वांटिटीज को डिमांड करता है। मतलब अगर मान लो कंज्यूमर जो है उसे लगता है कि इतना पैसा वर्थ इट नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, गुड के सर्विस के लिए, तो उसकी क्वांटिटी को कम कंज्यूम करना चालू कर देता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड को यहाँ पे कम कर लिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज होती है यहाँ पे। अब आगे समझते हैं, मार्केट डिमांड कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ द गुड that would be demanded by all consumers। तो मार्केट डिमांड कर्व यहाँ पे काम आता है क्योंकि ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे सारे कंज्यूमर्स जो है वो कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो मार्केट डिमांड कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ द गुड दैट वुड बी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स at each and every price that might prevail। डिमांड कर्व टेल अस द मैक्सिमम प्राइस, और यही नहीं, डिमांड कर्व हमें एक चीज और बताती है, वो क्या कि मैक्सिमम प्राइस दैट कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे, कंज्यूमर मैक्सिमम कितना प्राइस पे करना चाहता है फॉर एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी सप्लाई टू द मार्केट। जैसे कि अब सपोज करो जो बायर ए है वो सिर्फ 2000 रुपये पे करना चाहता है उस पर्टिकुलर गुड के लिए, क्योंकि हर एक बायर की ना अफोर्डेबिलिटी भी अलग अलग होती है, तो हर एक बायर जो है उसकी पेइंग कैपेबिलिटी अलग अलग होने की वजह से तो वो पे भी अलग अलग अमाउंट कर सकता है। सपोज करो कि अगर मान लो बायर ए जो है वो ज्यादा रिच है, ठीक है, उसे पैसों इतना फर्क पड़ता नहीं है, अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा चले भी गए उसको ज्यादा कोई दुख नहीं होगा, तो वो उसी पर्टिकुलर गुड के लिए 2000 रुपये देना चाहता है। लेकिन वहीं पे बायर बी है, वो उस पर्टिकुलर गुड के लिए सिर्फ 1700 रुपये पे करना चाहता है। बायर सी है वो सिर्फ 1500 पे करना चाहता है, और जो बायर डी है वो 1200 पे करना चाहता है। यानी कि हर एक पर्सन की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हो सकती हैं, विलिंग टू पे जो चाहत है पे करने की वो अलग अलग हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, सबके लिए जो सर्टिफिकेट लेवल क्या होगा अलग अलग होगा। हो सकता है कि किसी के लिए वो गुड इतने इंपॉर्टेंट ना हो, पर किसी के लिए गुड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, किसी को ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता हो और किसी को कम सेटिस्फेक्शन फील होता हो, तो उसके हिसाब से भी एक कंज्यूमर प्राइस डिटरमाइन कर सकता है। हो सकता है कि ए को उस गुड से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती हो तो ए जो है वो उसके ऊपर इतने पैसे खर्च कर जाता है, लेकिन वहीं पर मैं डी की बात करूं तो डी को उस लेवल पे सेटिस्फेक्शन ना मिलता हो जिसकी वजह से डी जो है वो कम पैसा खर्च करना चाहता है। हो ये भी सकता है कि भाई ए की परचेसिंग पावर ज्यादा है, ए की इनकम ज्यादा है, तो ए इसलिए इतना पैसा पे करना चाहता है, और डी के पास इतनी इनकम है नहीं, तो डी की इनकम कम है, तो डी बोलता है भाई 1200 में दोगे तो ठीक है, वरना भाई मत दो हमें, है ना। आपने जनरली देखा होगा, घरों में ऐसा होता भी है कि जब कोई अपने आसपास लोकेलिटी में देखना, कोई पर्सन अगर मान लो रिच है तो वो उसी सेम गुड के लिए ज्यादा पैसे पे करेगा, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे कोई पर्सन कोई बायर पुअर है तो क्या करेगा, कम पैसे में डिमांड करेगा उस पर्टिकुलर गुड की। अगर वो प्रोड्यूसर उस पैसे पे करता तो ठीक है, वरना वो उस बायर जो है वो उस पर्टिकुलर गुड को या सर्विस को बाय नहीं करेगा। तो ये थी बात कंज्यूमर सरप्लस की। तो उम्मीद है आपको कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया है, और साथ में मैंने आपको डिफरेंस भी करके दिखाया कि कंज्यूमर सरप्लस में और प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या डिफरेंस होता है। एक बार और समझते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस को। तो जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर सरप्लस का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब प्रोड्यूसर बेनिफिट में
में है। वो कब होगा? आपने जनरली देखा होगा कि प्रोड्यूसर है ना जनरली हमेशा जो है ना प्राइस को अप रखती हैं अपने गुड्स के, अपनी सर्विस के। ये सपोज करो कि किसी प्रोड्यूसर को कोई गुड्स जो है 500 में बेचना है तो वो उसके प्राइस को 600 रखेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि कंज्यूमर आएगा वो उस प्राइस को बार्गेन करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो अगर सपोज करो कोई प्रोड्यूसर किसी गुड्स को 500 बेचा जाता है, उसको उसने प्राइस सेट किया 600 रुपये। अब कंज्यूमर ने बोला जी 600 तो बहुत महंगा है, हम आपको 500 रुपये दे पाएंगे। तो उसने बोला ठीक है भाई 500 रुपये आप ले जाओ, यहाँ पे 500 रुपये में ले जाओ गुड्स को। तो 500 रुपये में तो यहाँ पे वो बेचना चाहता ही था, तो क्या प्रोड्यूसर यहाँ पे 500 रुपये में लॉस में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझ के प्राइस को 600 रखा था ताकि कंज्यूमर बार्गेनिंग करवाए और 500 रुपये पे आए, और 500 रुपये तो बेचना चाहता ही नहीं। लेकिन उसने अगर 500 से नीचे लेके आता है कंज्यूमर, बार्गेनिंग ज्यादा करता है, तो हो सकता है प्रोड्यूसर के लिए भी क्या हो जाए, यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर सपोज करो कोई बेवकूफ बायर है, जनरली हम करते भी हैं गलती कि हम ज्यादा चिकचिकबाजी नहीं करते, बार्गेनिंग ज्यादा नहीं करते है ना। बार्गेनिंग करने में जनरली मम्मियां एक्सपर्ट होती हैं। 1700 के प्राइस को 200 पे कैसे लेके आना है, ठीक है, 2000 के प्राइस को 500 पे कैसे लेके आना है ना। एक टाइम हमें तो ऐसा लगता है कि बस पहचाने से ही मना कर दो भाई, हम नहीं जानते इसे, इतना नीचे प्राइस है ना। हम 50-60 रुपए कम कर लेते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं, अरे भाई आज तो हम पहली बार हमने बार्गेनिंग करी अपनी जिंदगी में। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर कोई बेवकूफ बायर 600 में कोई गुड्स बिक रहे थे, उसने 600 में खरीद लिया, उसने बोला ठीक है मुझे बहस वैसे नहीं करनी भाई, 600 में है आप 600 रुपये लो, मेरे को गुड्स दे दो। तो अब यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस में, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा था उस गुड्स को 500 रुपये में, लेकिन बिके कितने में? 600 रुपये में। तो क्या प्रोड्यूसर ने 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं कमाया? बिल्कुल 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाया। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर भी कई बार सरप्लस में रहता है, ठीक है। तो मैंने एक तरह से आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आने वाली वीडियो में हम इसके फैक्टर समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर कंज्यूमर सरप्लस को अफेक्ट करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से है, उनको मेजर किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और भाई प्लीज जाके इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर देना, खासकर उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे जाके कॉलेज अड्डा पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो चीजें आएंगी वो इग्नू अड्डा पे ही आनी चालू होंगी। कॉलेज अड्डा पे मैं सिर्फ और सिर्फ डीयू और सोल के लिए ज़्यादातर वीडियोस जो है अपलोड किया करूंगा, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।